जय हिंद। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 26 मार्च 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखने वाले हैं, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी हम यहाँ पर आपको विस्तृत तौर पर देने वाले हैं। अच्छा, जितने भी लोग पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं, आपको बता दूं कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप यहां से बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी एग्जाम में जो करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी प्रिपरेशन को यहाँ पर अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न से, जो हमने आपसे पूछा था। पिछले वीडियो में प्रश्न था कि सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की हालिया घोषणा के अनुसार बिहार में कहां पर नया चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा। अच्छा, ऐसे तो इसको लेकर विस्तृत जानकारी हमने आपको दिया था। फिलहाल यहाँ पर अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो बिहार में 3 नया चिड़ियाघर के निर्माण को लेकर घोषणा हुई है। ये सासाराम, गया और जमुई, यानी कि उपयुक्त सभी जगह पर। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, इस समय एक नया चिड़ियाघर बन रहा है बिहार के अररिया जिले के रानीगंज में। अच्छा, यहाँ पर यह भी जानकारी हमने आपको दिया था कि संजय गांधी जैविक उद्यान, जो कि पटना जू के रूप में भी आप लोग जानते हैं, ये बिहार का पहला चिड़ियाघर है। अच्छा, एक और है राजगीर में जू सफारी। ये सभी आप लोगों को हमने बतलाया था। फिलहाल अब यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अच्छा, पहले प्रश्न पर जाने से पहले एक जानकारी आप सबों को दे दूं। अगर आप लोग यहाँ पर बीपीएससी एग्जाम की दृष्टिकोण से इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो बीपीएससी का एक सेपरेट कोर्स आपको बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इस कोर्स में दरअसल एक ऑफर आई थी। ये ऑफर आज मध्य रात्रि समाप्त हो रही है। आप लोग इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हुए महज 199 रुपये में हमारे तमाम स्टडी मटेरियल, नोट्स आदि का भरपूर लाभ उठा पाएंगे। अच्छा, इसी कोर्स में आपका करंट अफेयर्स का पैकेज भी इंक्लूडेड है। अगर आप इच्छुक हैं तो जरूर इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सुनहरा अवसर आपके पास है। ये अब तक की सबसे बड़ी छूट है। चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है मृदुलिका झा। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 19 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 में 20 श्रेणियों में कुल मिला के 27 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। 20 श्रेणियों में प्रदान किया गया। 27 पत्रकार यहाँ पर सम्मानित हुए हैं। ये 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार समारोह में, ये ध्यान रखिए, पुरस्कारों का वितरण किनके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अब यहाँ पर इनसे संबंधित कुछ जानकारी आपके बीच हमने रखा है। जैसे फिलहाल यहाँ पे प्रश्न पे फोकस करते हैं। प्रश्न में क्या पूछा गया? हिंदी के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस वर्ष हिंदी के लिए आज तक की जो खास करके पत्रकार है मृदुलिका झा, इनको सम्मानित किया गया, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। अब आपको बता दूं कि 2005 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी। तो 2005 से रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता में उत्कृष्ट कार्य, साहस और प्रतिबद्धता को पहचानने और सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। ये एक वार्षिक पुरस्कार है, ये ध्यान रखिए, जो कि प्रिंट मीडिया, साथ साथ डिजिटल और प्रसारण मीडिया में काम करने वाले पत्रकारों को दिया जाता है। मतलब सभी प्रकार के पत्रकारों को यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। अब आपको एक जानकारी ये भी बता दूं, यहाँ पर इस पुरस्कार के बारे में दरअसल किनके नाम पे रखा गया है? तो रामनाथ गोयनका के नाम पर यह पुरस्कार का शुभारंभ किया गया था 2005 में। तो रामनाथ गोयनका की बात करें तो इनका जन्म 3 अप्रैल 1904 को दरभंगा, बिहार में हुआ था और 1936 में उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की शुरुआत की थी। ये ध्यान रखिएगा। वह देश की पहली संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे और वर्ष 1991 में उनका निधन हुआ था। और एक जानकारी और यहाँ पर एक अपडेट निकल कर आती है, हमने आपको कुछ समय पहले इसी सीरीज में बतलाया था। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के नोएडा शहर में अमलतास रोड का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग रखा गया था।
जब ये रखा गया था हमने आपको इसके बारे में जानकारी दिया था, आप लोगों को मालूम होगा। फिलहाल यहाँ पर रामनाथ गोयनका पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं और हमने ये जानकारी आपको दिया है कि 20 श्रेणियों में 27 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। चूंकि यहाँ पर प्रश्न में केवल हमने हिंदी की बात की है, आपसे यहाँ पे कोई भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर आप रामनाथ गोयनका पुरस्कार के बारे में जो खास करके पुरस्कारों का वितरण हुआ है वो कंप्लीट सूची देख रहे हैं। ये 2 श्रेणी में दिया गया। एक तो पहली श्रेणी है प्रिंट श्रेणी, जो प्रिंट मीडिया है उसको लेकर जो पुरस्कारों का वितरण हुआ वो कंप्लीट यहाँ पर आप देख रहे हैं। इनमें 13 पुरस्कारों का वितरण हुआ। जो इम्पोर्टेंट है उसे ध्यान आप लोग रखिएगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक श्रेणी है प्रसारण श्रेणी, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो कुल मिला के 20 श्रेणियों में 27 सम्मान यहाँ पर वितरित किए गए। 27 पुरस्कार का खास करके वितरण हुआ है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के राहुल श्रीवास्तव को रशिया में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है। ये रहने वाले हैं बिहार के वैशाली जिले के। अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। राहुल श्रीवास्तव बिहार के वैशाली जिले के सोनपुर के मूल निवासी हैं, जो कि अभी हाल ही में आपको ध्यान रखना, इन्हें वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए, जो एक्चुअली 5 से 8 अप्रैल 2025 तक रशिया में आयोजित होगा, ये वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप, जिसके लिए भारतीय टीम का हेड कोच के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो बिहार के लिए गर्व की बात है। तो यहाँ पर फिलहाल इस दूसरे नंबर प्रश्न से इतनी ही जानकारी है, ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न बनेंगे तो मुझे लगता है यही 1-2 पॉइंट से बनेंगे। अच्छा, विशेष तौर पर यह ध्यान रखिएगा, ये वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप ये 5 से 8 अप्रैल 2025 को ये रशिया में आयोजित होना है। चलिए, अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं, खास करके जो करंट अफेयर्स का ये कोर्स है, डेडिकेटेड कोर्स, इसके माध्यम से आप हमारे तमाम स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज आदि को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी हमारे नोट्स पीडीएफ होते हैं वो सभी आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। अच्छा, जो लोग ऑलरेडी इसे ज्वाइन किए हुए हैं तो डेली बेसिस पर यहाँ पर पीडीएफ अपडेट होता है, आप लोग इसे जरूर डाउनलोड कीजिएगा। नोट्स तैयार करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हम आपको बना बनाया नोट्स दे रहे हैं, जिसके माध्यम से आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कम समय में तैयार कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि 17 से 23 मार्च 2025 तक मिडलैंड्स इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 का जो खिताब है यह किस देश ने जीता है। अच्छा, पुरुष और महिला दोनों वर्गों में इस खिताब को अभी हाल ही में किस देश ने अपने नाम किया है। तो अपना भारत इस प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया है। अच्छा, यह इस प्रतियोगिता का दूसरा संस्करण है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब भी हमने इसकी जानकारी आपको दिया था। आइए एक नज़र पुनः से इन सारे तथ्यों को देखते हैं। देखिए, प्रतियोगिता के अगर हम आयोजन की बात करें तो 17 से 23 मार्च 2025 तक मिडलैंड्स इंग्लैंड में आयोजित हुआ, यानी कि इंग्लैंड की मेजबानी में कबड्डी वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया है। यह पहली बार है जब इस टूर्नामेंट को एशिया के बाहर आयोजित किया गया है, और यह वर्ल्ड कबड्डी द्वारा आयोजित कबड्डी विश्व कप का दूसरा संस्करण है। अच्छा, ये प्रतियोगिता की बात करें तो महिला और पुरुष वर्गों में यानी कि दोनों वर्गों में एक साथ आयोजित होता है। 2025 का जो दूसरा संस्करण है, इस प्रतियोगिता की बात करें तो इसमें भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में कबड्डी विश्व कप का खिताब अपने नाम किया या फिर जीत लिया है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए, भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को 44-41 से यानी कि हराया है और इस खिताब को अपने नाम किया। वहीं पर महिला वर्ग में देखें तो इससे पहले भारतीय महिला टीम ने भी फाइनल में 57-34 से इंग्लैंड को मात दी। तो इस प्रकार से पुरुष और महिला दोनों वर्गों में इस दूसरे संस्करण का जो खिताब है कबड्डी विश्व कप का, वो भारत ने अपने नाम किया। तो ये तो रहा दूसरा संस्करण जो कि इंग्लैंड की मेजबानी में आयोजित हुआ। अगर इसके पिछले संस्करण की बात करें जो 2019 में मलेशिया की मेजबानी में आयोजित हुआ था, यहाँ पर भी भारत ने ही इस खिताब को पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में जीता था या फिर इसमें जीत दर्ज किया था। अच्छा, कबड्डी की बात हो रही है तो यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि कबड्डी का गठन जो है, विश्व कबड्डी जो संगठन है, इसका जो गठन है ये 24 मार्च 2018 को हुआ था, और इस दिन को अब यानी कि 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व कबड्डी के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, आप सभी को मालूम है कि कबड्डी बिहार की राजकीय खेल है। आपसे पूछा जा सकता है चाहे वो एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में, हालांकि ये बहुत छोटा पॉइंट है कि बिहार की राजकीय खेल क्या है। तो बिहार की जो राजकीय खेल है वो है कबड्डी।
ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी ये भी आपको दे दूं कि इस वर्ष 22 मार्च 2025 को बिहार का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अच्छा, इसका थीम भी हमने आपको बतलाया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए कि इस वर्ष बिहार दिवस का थीम क्या है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। देखिए, ये 12वां संस्करण है खंजर युद्धाभ्यास का, जो कि भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित हुआ है। ये पूछा गया कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ये टोकमक किर्गिस्तान में एक स्थान है, यहीं पर ये आयोजित हुआ। चूंकि ये किर्गिस्तान या फिर भारत, ये दो जगह पर ही आयोजित हो सकता है, द्विपक्षीय अभ्यास है, तो इनमें तो वैसे तो ये दो विकल्प होगा ही नहीं, बाली इंडोनेशिया और दोदोमा तंजानिया, ये दो नहीं हो सकता है। तो इनमें ए और डी का चांस था, लेकिन फाइनल आंसर जो है वो है टोकमक किर्गिस्तान, जहां पर ये खास करके युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है। आपको बता दूं कि भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का या फिर खंजर का 12वां संस्करण का आयोजन 10 से लेकर 23 मार्च तक टोकमक किर्गिस्तान में आयोजित किया गया। ये यहाँ से ध्यान रखिए, एग्जैक्ट ये प्लेस भी आपसे पूछा जा सकता है। टोकमक किर्गिस्तान में जगह है, यहीं पर इसका आयोजन किया गया है। इस अभ्यास में भारत की पैरासूट रेजिमेंट और किर्गिस्तान की स्कॉर्पियन ब्रिगेड के सैनिकों ने हिस्सा लिया। साथ ही साथ अगर हम इस अभ्यास के उद्देश्य की बात करें तो आपसी तालमेल बढ़ाना, ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ाई के कौशल को सुधारना और आतंकवाद के खिलाफ रणनीतियों को मजबूत करना, ये विशेष उद्देश्य के साथ ये खास करके अभ्यास का आयोजन होता है। अच्छा, दोनों देशों के मध्य इस प्रकार के युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई थी वो वर्ष 2011 में। ये ध्यान रखिए, इस वर्ष 2025 में इसका 12वां संस्करण आयोजित किया गया है। यह एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है और इस अभ्यास का पिछला जो संस्करण था जनवरी 2024 में भारत में आयोजित किया गया था। अच्छा, ये तो रहा खंजर युद्धाभ्यास जो कि भारत और किर्गिस्तान के बीच में आयोजित हुआ है, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी द्विपक्षीय अभ्यास यानी कि बायलैटरल एक्सरसाइज की बात करें तो इनमें आपको जो ध्यान रखना है यह संप्रीति, मित्र शक्ति, मैत्री व्यायाम, वज्र प्रहार, नोमैडिक एलिफेंट्स, समुद्र लक्ष्मण, गरुड़ शक्ति, शक्ति अभ्यास, धर्म गार्जन, विनवैक्स, सूर्यकिरण, हैंड इन हैंड, सिम्बैक्स, ऑस्टहिंद अभ्यास, लमेतिय, टाइगर ट्रम्प और वरुण को लेकर अभी 2 से 3 दिन पहले ही हमने आपको जानकारी दिया है। ये सभी वैसे बायलैटरल एक्सरसाइज हैं जिसको लेकर के आपको ध्यान रखना चाहिए, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो कुल मिलाकर यही वो जो नाम आपको दिख रहा है इनमें से यहीं से एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना, ये सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 5वां प्रश्न है कि अमेरिका ने किस देश के आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी समेत 3 प्रमुख लोगों पर घोषित किया गया $10 मिलियन का इनाम अब वापस ले लिया है? तो राइट जो आंसर है यह है विकल्प नंबर डी, यानी कि अफगानिस्तान। अब यह मामला क्या है, किस वजह से खबरों में है, आइए एक नज़र इस पर डालते हैं। चूंकि ये बहुत ज़्यादा खबरों में है तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनना स्वाभाविक है। देखिए, हाल ही में तालिबान ने एक अमेरिकी नागरिक जॉर्ज ग्लेजमैन को रिहा किया है, जो कि तालिबान के कैद में था। अभी हाल ही में इन्हें रिहा किया है, जिसके बाद अमेरिका ने तालिबान के आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन अब्दुल हक्कानी, अजीज हक्कानी और याहिया हक्कानी पर रखा इनाम को हटा दिया है। जो इनाम था $10 मिलियन का, जो कि अब इसे वापस ले लिया गया है। एक प्रकार से रिश्ता को सुधारने की दिशा में ये फैसला लिया गया है अमेरिका के द्वारा, क्योंकि अभी हाल ही में जो अमेरिकी नागरिक कैद में थे इन्हें रिहा किया गया था, जिसके बाद से अमेरिका द्वारा ये कदम उठाया गया, जिस वजह से ये चीजें अभी मीडिया में है, खबरों में है। अब दरअसल मामला क्या है और इसे विस्तार से समझते हैं। दरअसल सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कि हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख नेता हैं और अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्री हैं, दरअसल 2008 में काबुल के सेरेना होटल पर हमले की योजना इन्होंने बनाई थी और हमले को अंजाम भी दिया था, जहां पर एक अमेरिकी नागरिक समेत 6 लोग मारे गए थे। ये मामला है और तभी से मतलब ये खास करके इनाम इन पर रखा गया था $10 मिलियन का, जो कि अभी ये वापस लिया गया है। अच्छा, हक्कानी नेटवर्क की बात करें तो हक्कानी नेटवर्क जो है ये तालिबान का सबसे खतरनाक घटक माना जाता है, जो कि आत्मघाती हमलों, बम विस्फोटों और अपहरण में शामिल रहा। ये इनका इतिहास रहा है। एक प्रकार से इसे आतंकी संगठन के रूप में मान्यता देते हुए
इस पर खास करके इनाम की घोषणा किया गया था, जो कि अमेरिका द्वारा किया गया था। तो यही पॉइंट लिखा गया जिस पर अमेरिकी सरकार ने $10 मिलियन लगभग 83 करोड़ रुपए का इनाम रखा था, ठीक है, जिसे अब जाके वापस ले लिया गया है। अब तालिबान की बात हुई है तो आपको मालूम है कि साल 2021 में ये चीजें बहुत खबरों में रही थी। साल 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। हालांकि ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। तो यही लिखा गया कि साल 2021 में पिछली बार तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था और अब वहां पर इस्लामिक शासन लागू कर रहा है। साथ साथ आपको तालिबान को लेकर एक ये भी ध्यान रखना, तालिबान एक रूढ़िवादी इस्लामिक राजनीतिक धार्मिक गुट है जो कि इस समय अफगानिस्तान पर शासन कर रही है। तो फिलहाल इतनी बातें यहाँ से आपको इस प्रश्न से संबंधित ध्यान रखना है। यहाँ से मुझे लगता है कि कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। छठा प्रश्न है कि हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 ने, बल्कि यहाँ पे 25 होगा, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 के रूप में किसे नामित किया गया है या फिर किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पर है प्रोफेसर गुंटर ब्लोस्ल, यानी कि विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, हाल ही में प्रोफेसर गुंटर ब्लोस्ल जो कि ऑस्ट्रिया के हैं, इनको स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 से सम्मानित किया गया है। ये ध्यान रखिए, ये पुरस्कार इन्हें मिला है जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। जल विज्ञान पर उनके अभिनव कार्य, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन को देखते हुए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। आइए यहाँ पर इनसे संबंधित कुछ पॉइंट है उसे हम देखते हैं। स्टॉकहोम जल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार है और इसे अक्सर नोबेल प्राइज ऑफ वाटर के रूप में वर्णित किया जाता है। ये वाटर का नोबेल प्राइज के रूप में जाना जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की, ये वर्ष 1991 में हुई थी। अच्छा, पिछले साल यह पुरस्कार जापान के ताइकन ओकी को दिया गया था, ये भी ध्यान रखिए। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें स्टॉकहोम जल पुरस्कार की, तो यहाँ पर हमने कुछ चीजें आपके समक्ष रखा है। देखिए, भारत के राजेंद्र सिंह, जिन्हें कि जल पुरुष के रूप में भी या फिर जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। एक आसान सा सवाल यहाँ पर यह है कि भारत के जल पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को। अच्छा, यहाँ पर एक बात यह भी समझना है कि वे तरुण भारत संघ के संस्थापक हैं और जल संरक्षण के क्षेत्र में अपने काम के लिए पूरी दुनिया में वे जाने जाते हैं, जिन्हें आप यहाँ पर राजेंद्र सिंह को तस्वीर में देख रहे हैं। दरअसल ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और 2001 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। फिलहाल यहाँ पर इतनी डिटेल जानकारी आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा यहाँ पर अगला होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार किन दो देशों ने एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया है? तो यहाँ पर चीज समझिएगा, प्रश्न थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा गया, लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन करने वाला जो पहला देश है वो चाइना है। तो चाइना के बाद अभी भारत वो देश बना है जो कि 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया है। तो यही विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आइए डिटेल में इसे देखते हैं। देखिए, मौजूदा समय में कोयला जो ये भारत का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत बना हुआ है काफी लंबे समय से, जो कि बिजली उत्पादन और कई प्रमुख उद्योगों को शक्ति प्रदान करता है। दरअसल भारत सरकार के अनुसार अगर हम बात करें, आधिकारिक आंकड़ों की बात करें, तो भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता के लगभग 55% के लिए कोयले पर निर्भर है और देश की लगभग 74% बिजली जो है ये कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से उत्पन्न की जाती है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये रही बात यहाँ पर भारत के संदर्भ में कोयला के। अब यहाँ पर एक जो रिपोर्ट खास करके आई है अभी हाल ही में जारी हुई कोयला मंत्रालय की तरफ से, आपको ध्यान देना है कि भारत अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक 997.83 मिलियन टन कोयला का उत्पादन किया है। इसके साथ ही भारत अब चाइना के साथ वार्षिक कोयला उत्पादन में 1 बिलियन टन से अधिक उत्पादन करने वाला एकमात्र देश बन गया। आधिकारिक आंकड़े जो कहते हैं वही हमने आपके बीच यहाँ पर रखा। तकरीबन ये 1 बिलियन टन का जो आंकड़ा है उत्पादन करने का एक वित्तीय वर्ष में, इसको अब क्रॉस कर गया। 997, 1 बिलियन से थोड़ा कम आपको जरूर दिख रहा है, लेकिन ये अब पार कर चुका है। ये ध्यान रखिएगा, 1 बिलियन टन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो रिपोर्ट में कही गई इतना ही लिखा गया था, इस वजह से हमने इतना ही यहाँ पर आपके समक्ष रखा है। अच्छा, कोयले की बात हो रही है तो यहाँ पर आपको बता दूं कि कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको कि ईंधन के रूप में प्रयोग में
लाया जाता है। अच्छा, विभिन्न प्रकार के कोयलों में जो कार्बन की मात्रा होती है वो अलग-अलग होती है। खास करके सामान्य रूप से देखा जाए तो कोयले के 4 प्रकार हैं: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। देखिए, सर्वोत्तम क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 94 से 98% तक होती है। जो सबसे खराब क्वालिटी का कोयला होता है वो होता है पीट, जिनमें की कार्बन की जो मात्रा होती है 25 से लेकर 27% के बीच हो सकती है। तो ये कुल 4 प्रकार के कोयले होते हैं: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। अच्छा, यहाँ पर कोयले के प्रकार को लेकर ऑलरेडी आपके बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर हमारा अगला 8वां प्रश्न है: हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निम्नलिखित में से कितने रुपये का बजट पेश किया है? देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार का ये बजट है, अभी हाल ही में पेश किया गया। राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि 58,514 करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया गया है। देखिए, हाल ही में 17 मार्च 2025 को हिमाचल प्रदेश के खास करके सुखविंदर सिंह सुक्खू जो सरकार है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 58,514 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। फिलहाल यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उतना डिटेल में जाने की आवश्यकता है। बस ये आधिकारिक जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, वो ध्यान रखिए कितने रुपए का बजट पेश किया गया है। अच्छा, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात हुई है, ऐसे तो ये इतनी जानकारी सफिशिएंट है इस प्रश्न से, लेकिन एक प्रश्न जो कि मुझे लगता है कई बार एग्जाम में पूछे गए भी हैं, हालांकि मैं यहाँ पर श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कितने ऐसे भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं जो चाइना के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, तो कुल मिला के 5 नाम इसमें शामिल है। देखिए, इनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जो कि चाइना के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। वीवीआई प्रश्नों में, वीवीआई पॉइंट में इसे शामिल रखेंगे। 9वें प्रश्न पे आते हैं। हमारा यहाँ पर 9वां प्रश्न होगा कि हालिया आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 को लेकर ऑलरेडी जब इसकी शुरुआत हुई थी हम जानकारी आपको दे चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने जो पदक जीता है, इस लिहाज से ये प्रश्न यहाँ पर आपके बीच है। ये पदक है स्वर्ण पदक। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, 31 वर्षीय जसप्रीत कौर जो कि पंजाब की रहने वाली है, इन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। आपको ध्यान रखना, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दूसरे संस्करण में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर में 45 किलोग्राम वर्ग में 101 किलोग्राम वजन उठाकर इन्होंने गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अब चूंकि बात हम कर रहे हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स की, तो यह इसका दूसरा संस्करण है। 20 से 27 मार्च 2025 तक दिल्ली में ये 3 स्थानों पर आयोजित किया गया। इन 3 स्थानों की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में ये आयोजित किया गया। ठीक है, और इस आयोजन में खेल की 6 विधाएं शामिल है, जिनमें कि पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस, पैरा पावर लिफ्टिंग और पैरा शूटिंग शामिल है। अच्छा, पैरा पावर लिफ्टिंग में ही इन्होंने ये पदक अपने नाम किया है। अच्छा, इस दूसरे संस्करण के खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करें तो इसका शुभंकर है उज्ज्वला, जो कि ये एक गौरैया से प्रेरित है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये शुभंकर को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रही बात यहाँ पर दूसरे संस्करण की, लेकिन इसका पहला संस्करण 10 से 17 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। इस पहले संस्करण का भी शुभंकर उज्ज्वला था, जो कि उज्ज्वला एक गौरैया, आप यहाँ पर चोंच को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इस पहले संस्करण में हरियाणा पहले स्थान पर रहा था, 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य, कुल मिलाकर 105 पदकों के साथ हरियाणा इस प्रतियोगिता के पहले संस्करण में शीर्ष पर रहा था। 10वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 22 से 28 मार्च 2025 तक कौन सा देश तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी किया है, जो 22 से लेकर 28 मार्च तक आयोजित हुआ है? तो राइट जो आंसर यह है विकल्प नंबर डी, यानी कि भारत द्वारा इसकी मेजबानी किया जा रहा है। अब यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि जवाबदेह, दयालु और नागरिक केंद्रित कार्यबल का निर्माण करने हेतु किस मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? आप आसान शब्दों में बस इतना ध्यान रखिए कि किस मंत्रालय द्वारा अभी हाल ही में राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो ये अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, अथवा विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 12वां प्रश्न आपके बीच है कि हाल ही में 21 मार्च 2025 को विश्व प्रसिद्ध मुक्केबाज जॉर्ज फोरमैन का निधन हो गया है।
बताएं वे किस देश के रहने वाले थे। ये एक प्रसिद्ध हस्ती थे और इनका नाम क्या था, जॉर्ज फोरमैन, जो कि रहने वाले कहाँ के थे, तो अमेरिका के, जिनका अभी हाल ही में 21 मार्च 2025 को निधन हुआ है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है और एक बार पुनः मैं दोहरा दूं कि ये ऑफर जो इस कोर्स में है, ये जो कूपन कोड आपको मिला था, ये आज मध्यरात्रि 12 बजे समाप्त हो रहा है। आप लोग इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हुए इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। निश्चित तौर पर एक नाम मात्र की फी पर आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। आज का प्रश्न है कि पटना बिहार में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप 2025 के या फिर 25 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।